जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका पीसीएस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो एनसीईआरटी की जो क्लास पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग का जो है चैप्टर नंबर सेकेंड है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है कई लेक्चर से कंप्लीट कर रहे हैं। थोड़ा सा थंबनेल में वो चैप्टर फर्स्ट हो गया है, उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर के जो 3 वीडियो है ना, वो चैप्टर फर्स्ट के हैं। और उसके बाद जो आपको जो देखने को मिलेंगे वो जो है कब से कब तक है, तो जो है सेकेंड चैप्टर से हैं। जो हम लोग जो है इस समय फिलहाल में क्लास 8 की जो है एनसीईआरटी देख रहे हैं। क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है, वो आपके जो है मॉडर्न इंडिया को बहुत अच्छे से कवर करती है। और सिर्फ कवर ही नहीं करती, आपके कंसेप्ट को क्लियर करती है। और आपके जो फैक्चुअल जो नॉलेज होते हैं, जहाँ से आप लोग कहते हैं कि फैक्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इसके पहले में क्या हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता दूं। तो हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि जो है जो भारत में जो ब्रिटिश जो कंपनी है, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। उसका बैकग्राउंड क्या था, आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई। और उसके बाद से ये जो प्लासी का युद्ध हम लोग को आज पढ़ना है, तो ये जो है प्लासी का युद्ध का माहौल कैसे शुरू हो गया, आखिर हम लोग प्लासी के युद्ध तक कैसे पहुंच गए। ठीक है ना। यानी कि अंग्रेज क्या करने आए थे भारत में, तो अंग्रेज आए थे यहाँ पर व्यापार करने। और अंग्रेज यानी अंग्रेजी कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये फिलहाल ये जो चैप्टर है वो टोटली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही आधारित है। तो आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्लासी का युद्ध क्यों करती है, उसको प्लासी का युद्ध क्यों करना पड़ता है, और क्या समस्याएं हैं, इसका मैंने सारा चीज़ जो है तीन पिछले जो है मैंने वीडियो में बता दिया है। आप लोग वहाँ से देख लेंगे, उसके बाद से आप लोग यहाँ से प्लासी के युद्ध से आप लोग शुरू करेंगे। ठीक है। अगर आपको जो इसका जो है स्टैटिक्स पार्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम मेनली पढ़ना है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी पे जो है आपको प्लेलिस्ट में ये आपको वीडियो मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है ना। फिलहाल तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके बाद से हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में जो है गुलाम वंश तक हम लोग खत्म कर लिए हैं। उसके बाद से हम लोग जो है खिलजी वंश में पढ़ चुके हैं। उसके बाद से हम लोग को मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो पढ़ना है। उसके बाद से हम लोग मुगल काल के बाद मॉडर्न इंडिया ही शुरू करेंगे। ठीक है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, और आप जो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा जो हम लोग मॉडर्न इंडिया लेकर आएंगे जल्दी ही, क्योंकि ये खास करके पीसीएस एग्जाम के लिए है। ठीक है ना। बाकी अगर आप स्टेट पीसीएस के जो है और भी जैसे कि बीपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है ना, तो इस तरह आप तैयारी करते रहिएगा। और अपने हिसाब से अपने सिलेबस के अनुसार अपना देख लेना है। और किसी को डाउट हो कि आखिर हमको तैयारी कैसे करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ कमेंट ऑन है। ठीक है। और यहाँ यूट्यूब पर तो ऑन है ही। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि प्लासी का युद्ध कैसे आ गया। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब सिराजुद्दौला के बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ। सिराजुद्दौला जो था ना, वो एक युवा व्यक्ति था। ठीक है। लगभग इसका 17 से 18 या हो सकता है मतलब 16, 17, 18 इसी के बीच जो है इसका उम्र रही होगी। और आपको पता है कि इस उम्र में जो है युवा लोग बहुत क्रांतिकारी जो है ढंग से अपनी शासन जो है प्रदर्शित करते हैं, और कोई भी बात में क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी करते हैं और अपने युवा का प्रदर्शन जरूर दिखाते हैं। तो वही जो है सिराजुद्दौला के ही जो है उसके मतलब सिराजुद्दौला का स्वभाव भी वैसा ही कुछ था। ये जो है शुरुआत से क्या था, गुस्सैल प्रवृत्ति का था। और ये जो है जब ये गद्दी पर बैठने वाला था ना, तो ये गद्दी पर बैठने से पहले ही कह दिया था कि अगर मैं जो है गद्दी पर अगर मैं बैठ जाऊंगा, जिस दिन मैं गद्दी पर बैठूंगा उस दिन अंग्रेजों को मार कर यहाँ से खदेड़ दूंगा। तो समस्या क्या होती है, सिराजुद्दौला कदम उठाता है अंग्रेजों से भिड़ने का, लड़ने का। लेकिन अब इसी में क्या है ना कि जो चापलूस लोग आप लोग जो है आप लोग नाम सुने होंगे, तो जो सिराजुद्दौला के जो रिश्तेदार हैं, जो नज़दीकी हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो है इन जो अंग्रेजों से, अंग्रेजी कंपनी से मिल जाते हैं। और जो है षड्यंत्र के द्वारा जो है सिराजुद्दौला को प्लासी का युद्ध हारना पड़ता है। और हारने के बाद जो है इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मतलब कई जगह ऐसे लिखा हुआ है, आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट होंगे तो आप जानते होंगे, नहीं तो आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा कि इसकी पत्नी के साथ क्या किया गया, शोषण किया गया। समझ रहे हैं, जैसे रेप बलात्कार से आपने नाम सुना होगा। तो सिराजुद्दौला की पत्नी के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। और सिराजुद्दौला में मतलब ये भी कहा जाता है कि 3 मोर्चे पर ना इसकी जो सेना थी लड़ रही थी, उसमें से जो है जो दो जो मोर्चा है ना, वो 2 मोर्चा के लोग जो है इसमें लड़े ही नहीं। ठीक है। वो लोग अपना घोड़ा जो है लड़ने के लिए मैदान में पहुंचे ही नहीं थे। केवल और केवल कौन लड़ा था, तो सिर्फ जो है सिराजुद्दौला और इसके जो कुछ जो सहयोगी थे, वो जो है बहुत अच्छे से युद्ध में लड़े। अगर वहाँ पर अगर सभी लोग मिल मिल गए होते ना,
तो फिर अंग्रेजों का शासन भारत पर नहीं होता और पहले ही वार में अंग्रेज जो है क्या होते, भारत से पलायन हो चुके होते हैं और कंपनी कंपनी की हार हो गई होती और कंपनी यहाँ से चली गई होती, भारत से छुटकारा हो गया होता। लेकिन वो नहीं होता है आपसी, विभीषण का आपने नाम सुना होगा। तो सिराजुद्दौला के जो है साम्राज्य में भी कुछ विभीषण रहे थे, उसके भी उसको जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। ये स्टोरी है। तो 1756 में जो है अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। कंपनी को सिराजुद्दौला का ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि पहले ही सिराजुद्दौला ने बता दिया था कि जब जब मैं गद्दी पर बैठूंगा तो अंग्रेजों को मार कर यहाँ से भगा दूंगा, ठीक है। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे कठपुतली को नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करें। अब देखिए, अब जो कंपनी थी ना, अब देखिए मैंने बताया आपको पिछले लेक्चर में कि कंपनी क्या कर रही है, जो है अब राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है और वो वैसा नवाब बनाना चाहती है अपने अनुसार जो इनके हाथ की क्या हो, कठपुतली हो। कठपुतली का मतलब समझ रहे हैं ना, इसके डोर जो है मालिक के हाथ में और कठपुतली ना उसको जो है अपने अनुसार नचाता रहे। यानी ये लोग क्या चाहते थे, जो कंपनी है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये चाहती है कि क्या करे कि हम लोग को जो है टैक्स भी ना देना पड़े, ठीक है। और जो है कुछ जो मनमाने ढंग से जो हम लोग करना चाहते हैं, यानी जो कंपनी करना चाहती है उसमें जो है नवाब जो है, जो बंगाल का जो नवाब है उसमें रुकावट न डाले, ठीक है। तो वो जो है एक कठपुतली सरकार चाहती थी शुरू से ही। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि कंपनी का और जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। यानी यहीं पर सिराजुद्दौला कहता है कि कंपनी क्या करे, तो बंगाल में जो राजनीतिक जो हस्तक्षेप कर रही है, जो टांग अड़ा रही है, बंद कर दे। मैंने बताया ना आपको कि ये जो शुरू से गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है सिराजुद्दौला, इसको मोहम्मद सिराज के नाम से भी जानते हैं। किलेबंदी रोके और बकायद राजस्व चुकाए। और एक क्या कहता था, जो है ये कहता था सिराजुद्दौला कि कंपनी क्या करे कि जो है राजस्व भी चुकाए, मतलब वो टैक्स भी पेमेंट करे। और जो किलेबंदी जो वो लोग कर रहे थे ना, मैंने बताया ना इसके पिछले लेक्चर में कि अभी क्या क्या कर रही है कंपनी कि अपना जो है अपना जो है किला बना रही है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए भी कहता है। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, यानी अब क्या है कि अब सिराजुद्दौला जो है, जो मोहम्मद सिराज है, अंग्रेजों की बात मानने से रहा, क्योंकि वो तो उसकी बात मानेगा नहीं। और कंपनी भी क्या है कि अब वो फायदे के लिए आई है, तो फायदा उसको नहीं मिलेगा, तो वो घाटा सा कर विदेश वापस फिर जाना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो ये दोनों लोग पीछे नहीं हटे। तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री था, ठीक है। तो इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। समझ रहे हैं? पहला स्टेप कौन उठाता है? मोहम्मद सिराज उठाता है। पहला स्टेप उठाता है और क्या करता है कि जो उसकी इंग्लिश जो फैक्ट्री थी ना, उस पर हमला बोल देता है, उसको हमला कर देता है। और नवाब की जो फौजों ने क्या करती है कि जो कंपनी के जो और जो है अफसर जो लोग थे, उनको क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है और गोदाम पर ताला लगा देता है। और अंग्रेजों की आपको पता है कि हथियार भी छीन लेती है, ठीक है। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। उसके बाद क्या करता है नवाब, क्या करता है कि जो कंपनी का जो है जो कलकत्ता में स्थित जो किला था उस पर कब्जे करने के लिए चल पड़ता है। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। अब देखिए, अब इस समय कंपनी जो है कई मोर्चों पर विस्तार कर रही है। एक तो मद्रास की ओर से कर रही है और एक बंगाल की ओर से। और उसी वक्त जो है क्या होता है ना, एक और घटना घटती है कि एक रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अफसर हुआ करता था, ठीक है, जो अंग्रेजी सेना में अंग्रेजी कंपनी की ओर से था, ठीक है ना। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव भी किया था ना कि जो है बहुत 16 या 17 ईयर्स का भी रहा होगा। और ये अपने आप में कितना जो इसका प्रशासनिक जो है सोच था और एक ऐसा मतलब डिसीजन मेकिंग था कि यही क्या करता है कि बाद में सिराजुद्दौला को युद्ध में हराता है एक रणनीतिक जो है तरीके से, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है बंगाल में अब इससे लड़ाई करने के लिए। किससे? मोहम्मद सिराज से।
इस सेना को, ठीक है, इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ थी। यानी समझ रहे हैं ना, मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर वो मतलब वो क्या करता है कि वो युद्ध लड़ने ही नहीं जाता है। अब इसमें सिस्टम क्या होता है ना कि जो ये रॉबर्ट क्लाइव है वो मीर जाफर को पहले ही लालच देकर, ठीक है ना, वो मीर जाफर को पहले लालच देकर क्या करता है, अपने तरफ मिला लेता है और अपने तरफ से जो करना होता है वो करवाता है, ठीक है ना। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। देख रहे हैं ना यहाँ पर कि जो मीर जाफर की जो एक टुकड़ी थी जो सेना की, वो युद्ध में क्या करी, खड़े के खड़े रह गए, वो आगे बढ़ा ही नहीं। अगर वो आगे बढ़ा होता तो शायद अंग्रेज कंपनी जो है हारी होती। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। यानी क्या किया जाएगा, ठीक है। तो कंपनी ने लालच दिया था किसको, तो मीर जाफर को, कि हम तुमको क्या करेंगे, नवाब बना देंगे सिराजुद्दौला के हारने के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मोहम्मद सिराज का यहाँ से आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ ये जो ओरिजिनल फिगर है जो है यही मोहम्मद सिराज हैं। ये काफ़ी भाई साहसी व्यक्ति रहा है, ठीक है ना। अब देखिए प्लासी का जंग जो है इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। अब यहीं से क्या करती है ना कि कंपनी जो है अपने पांव पसारना शुरू कर देगी, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। समझ रहे हैं आप लोग, समझिएगा इस बात को कि जो है बंगाल जो है ना उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था और एक बहुत बड़े क्षेत्र पर किसी नवाब को हरा देना एक कंपनी के द्वारा, ये कंपनी के लिए सच में बहुत बड़ी जीत थी, ठीक है ना। उसके बाद से ये लोग फिर डरे नहीं, उसके बाद से ये लोग अपना स्टेप बढ़ाते गए और आगे क्या क्या होगा उस सब चीज़ हम लोग देखते रहेंगे। इस पूरे चैप्टर में यही दिया है, ठीक है ना। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। यानी अब बंगाल का नवाब कौन बनता है, तो मीर जाफर, जैसा कि कंपनी ने वादा किया था मीर जाफर से। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। यानी कंपनी क्या, अभी देखिए अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब ये जो है राजे हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आखिर क्यों ना यही राजा बन जा रहे हैं। तो राजा ये लोग इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि ये लोग देखिए क्या करना चाहते हैं कि ये लोग गेहूं भी काट लेना चाहते हैं और अपना नाम भी बदनाम नहीं होना देना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी ये लोग फल भी पाएंगे और तोड़ने का जो है जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, ये चाहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि ये चाहते हैं कि हम लोग नवाब नहीं रहेंगे, नवाब से अपना सारा काम करवा लो, सब कुछ करवा लो, और सारा जो जनता मर रही है टैक्स से उस पर किस पर थोपा जाए, तो उस राजा पर, उस नवाब पर। यानी उस नवाब, उस वो नवाब बेकार है, कंपनी बेकार नहीं है, ठीक है ना। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी की इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता को दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब क्या होता है कि जो मीर जाफर होता है ना, तो मीर जाफर भी, अब देखिए कोई भी शासक है वो चाहेगा कि उसकी जो जनता है उसकी जनता में उस नवाब की जो है लोकप्रियता बनी रहे। तो मीर जाफर भी ऐसा चाहता था और कंपनी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि उसको अधिक से अधिक क्या चाहिए, रिवेन्यू चाहिए। और रिवेन्यू कैसे मिलेगा, अत्याधिक लोगों पर टैक्स बढ़ाकर, हर सामान पर टैक्स बढ़ाकर। और जब जब टैक्स ज़्यादा होंगे तो रेवेन्यू जो है रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। लेकिन समस्या किसको होगी, आम जनता को। आम जनता को होगी तो फिर जनता में क्या होगी, और लोकप्रियता का शिकार नवाब बनेगा, कंपनी नहीं बनेगी। तो फिर कभी कभी क्या होता था कि जो नवाब जो है ना, जैसे कि मीर जाफर है, वो कंपनी की कुछ बातें को नहीं मानता था, ठीक है। वो इनकार कर देता था कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इसी के क्या किया इन लोगों ने इसके विरोध में कि जो है कंपनी, भाई कंपनी कंपनी है, उसके पास अब सत्ता हो चुकी है, उसके पास एक सिस्टम बन चुके हैं, राजस्व है उसके पास। अब वो क्या करती है कि मीर जाफर को नवाब से हटाकर बंगाल का अब मीर कासिम को जो है बना देता है, ठीक है। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई, ठीक है, जब मीर कासिम जब परेशान करने लगा ना इन लोगों को, तो इन लोगों ने क्या किया कि बक्सर की भी लड़ाई की।
एक तो याद है आपको 1757 में, और दूसरी लड़ाई 1757 में कौन सी लड़ाई होती है, प्लासी का युद्ध होता है, और 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई कौन करता है, तो मीर कासिम करता है। अब इसमें क्या है कि भाई इसमें मीर कासिम ही हार जाता है, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब मीर कासिम क्या किया, इसका विरोध किया और बक्सर में लड़ा और बक्सर में वो हार भी गया, ठीक है ना। बक्सर जो बलिया के पास में है, ठीक है। उसके बाद से कंपनी क्या करती है कि मीर जाफर को फिर बना देती है। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई करना चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के जो है साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं, यानी 1764 में जब ये बक्सर की जब युद्ध ये लोग जो है हरा देते हैं ना, जिसमें मीर कासिम हारता है, ठीक है। 1757 में तो फिर सिराजुद्दौला को हराते हैं, 1764 में फिर हराते हैं किसको, तो मीर कासिम को। अब 2 युद्ध हराने के बाद, 2 नवाब को हराने के बाद कंपनी का मन इतना बढ़ चुका था ना कि अब देख रहे हैं, अब ये सीधे ये लोग क्या सोच रहे हैं कि अब हम लोग खुद ही सत्ता करें, खुद ही नवाब बन जाएं, ठीक है। तो अब यहीं पर क्या होता है कि जो है अब नवाब बनना शुरू हो जाएगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। लेकिन आप लोग एक और चीज़ याद रखेंगे कि 1765 तक भी जो है जो केंद्र है वो क्या हुआ करता था, तो दिल्ली हुआ करता था। तो दिल्ली में जो मुगलों का भी काल अभी चल रहा था, यानी मुगल ही दीवान जो है नियुक्त करते थे। समझ रहे हैं। तो 1765 में मुगल सम्राट ने क्या किया, कंपनी को ही, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी को क्या किया उसने, तो बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल की विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। पुरानी समस्या का मतलब जो राजस्व की, जो पैसे की जो इनको तंगी आ जाती थी, वो सॉल्व हो चुकी थी, ठीक है। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। अब देखिए, इसके पहले क्या होता था कि जो है ये लोग ब्रिटेन से सोना लेकर आते थे और भारत से सामान खरीद कर लेकर आते थे। यानी ये लोग व्यापार किससे करते थे, सोने से, ठीक है। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। अब ये क्या हुआ कि जो है जब ये लोग बंगाल के नवाब बन गए, ठीक है, बंगाल की जब दीवानी मिल गई, तो ये लोग जब भारत से जब ये लोग व्यापार करते थे ना पहले, तो ये लोग सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के के माध्यम से करते थे। ये लोग भारत को सोने के सिक्के देते थे और भारत के लोग भारतीय वस्तुएं देते थे, जैसे कि सूती कपड़े हो गए, जैसे मसाले हो गए, अन्य जो भी सारी चीज़ जो है उसमें व्यापार होती रही थी, ठीक है ना। लेकिन जब ये लोग 1764 में 1764 के बाद जो है 1765 में जब इन लोग को दीवानी मिल जाती है, बंगाल की जब दीवानी, ये लोग जब बंगाल के दीवान बन जाते हैं, जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ये लोग क्या करेंगे, अब इन लोगों को ज़रूरत क्या है, जो है ब्रिटेन से पैसा लाने की, ब्रिटेन से सोने के सिक्के लाने की। ये लोग भारतीय रुपये का ही उपयोग करने लगे, ठीक है। अब क्योंकि भारतीय राजस्व पर क्या हुआ इन लोगों का पूरा जो है इन लोगों का जो है स्थायित्व हो गया और इन लोगों की पकड़ हो गई, ठीक है। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपना खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण का लागत उठा सकती थी। यानी आप समझ रहे हैं कि देखिए कंपनी कहाँ से कहाँ आती है। अब धीरे धीरे कंपनी क्या हो गई है, अब कंपनी सीधे के सीधे दीवान बन चुकी है, ठीक है ना। उसको पूरे बंगाल की दीवानी मिल गई है। अब दीवानी का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, तो जो है कंपनी यहाँ से दीवानी मिल जाती है। अब धीरे धीरे अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए कंपनी के जो अफसर हैं अब नवाब बन बैठे हैं। अब क्या होगा कि जो कंपनी के जो अफसर हैं, जो दीवान बने हुए थे, अब क्या हो गए, अब नवाब बन जाएंगे। तो इस चीज़ को जो है हम लोग नवाब कैसे बनेंगे ये लोग, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ हम लोग यहाँ देख लेंगे।
ये जो छोटे छोटे जो नोट दिया है ना, इसे आप लोग जरूर पढ़ लें, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और विश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ, इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। अब देखिए क्या होता है कि जो ब्रिटेन, अब देखिए जो इंग्लैंड के जो लोग हैं, आप समझिए, क्योंकि ये कंपनी कहाँ से आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई थी। अब इंग्लैंड के लोगों को डर था कि ये जो कंपनी है, लोगों का मतलब सांसदों को, वहाँ के जो सांसद हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पर आधुनिकता पहले आ चुकी थी और लोकतंत्र थोड़ा सा पहले हो चुका था। तो जो ब्रिटेन के जो सांसद थे ना, तो उन लोगों को क्या डर था कि जो कंपनी जो भारत गई है, ये कहीं ना कहीं क्या करे, ये जो है शासक न बन जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये शासक बनकर न उभर जाए और पूरे इंग्लैंड पर ही वापस आकर कब्जा न कर ले, ठीक है। यानी जो है इंग्लैंड से क्या हो कि वो जो लोकतंत्र ही समाप्त न कर दे कंपनी, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर जो है आवश्यकता से अधिक शक्ति अगर मिल जाती है किसी भी चीज़ को, कंपनी को, किसी व्यक्ति को, तो उसका गलत फायदा उठाए, ठीक है, इसका चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो यही है, तो जो इंग्लैंड के लोग जो ये बोलते हैं, और यहाँ जो रॉबर्ट क्लाइव जो यहाँ पर शासन कर रहा था भारत में, तो ये कहता है कि जो है ये अभी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ये समझाने की कोशिश करता है। या आप यहाँ से फिगर देख सकते हैं, महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ प्रॉपराइट्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी चित्र है, यह ऐसे ही एक सभा का चित्र है। आप ये लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे पहले जो है यहाँ पर महान न्यायालय, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जैसे मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट है उस समय का, ठीक है ना, ठीक है। तो आज क्लास में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहाँ से कंपनी के अफसर जो है कैसे नवाब बन जाते हैं, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।